कर रही है। कॉल्स इन एरियर्स कंसेप्ट है ना। कॉल्स इन एरियर्स हमने किया था नॉर्मल क्वेश्चंस में, अगर आपको याद हो तो हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं, इस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं रिसिप्ट वाली एंट्री में। नाउ कॉल्स इन एरियर्स इन केस ऑफ प्रोराटा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, दैट इज कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और वो प्रो राटा में कैलकुलेशन सिर्फ उस मनी के लिए डिफरेंट होती है जो हमने एडजस्ट की है। दैट इज यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट मनी एडजस्ट की है ना, हमने मनी जो है, जो एक्सेस मनी थी उसको हमने यूज किया है टू सम अदर मनीज। तो अगर इन पे कॉल्स इन अरियर्स हैं तो योर कैलकुलेशन विल बी समवट डिफरेंट, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव दिस मनी, उनकी पड़ी हुई है ना ऑलरेडी मनी, तो कॉल्स इन एरियर्स आपका डायरेक्ट अमाउंट तो आएगा ही नहीं। You have to calculate calls in arrears, and this is very important beta, calls in arrears in case of pro rata, very important, right? For example, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ट्रीटमेंट वही है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। एंड रिमेंबर कि हम सिर्फ उस मनी के लिए स्पेशली कॉल्स इन अरियर्स आपकी डिफरेंट हो जाती हैं जो मनी जो है एडजस्ट हुई है, अदरवाइज आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कॉल्स इन अरियर्स में, कैलकुलेशन की सेम रहती है जो हमने पीछे कंसेप्ट किया है। लेकिन अगर कोई मनी जो हमने उसको एडजस्ट किया है पहली मनी में, तो उसके लिए अगर कॉल्स इन एरियर्स हैं तो हमें उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कैलकुलेशन डिफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि कंपनी ने इशू किए हैं, issued 3000 shares of 10 each, 3 on application, 1 on allotment, सॉरी 3 on allotment ही ले लेती हूँ मैं, 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on second call, ठीक है। Public applied for 4,000 shares, let us suppose. Public applied for 4,000 shares, 500 were rejected and pro rata allotment was made. A shareholder who was allotted 600 shares failed to pay allotment money. Allotment money and call money, let us suppose. Right? अब नॉर्मल क्वेश्चन अगर होता बिना फोर फीचर के तो सिंपली व्हाट यू डिड, क्या करते आप, कॉल्स इन एरियर्स कितने आते हैं आपके, 600 इंटू 3 अलॉटमेंट पे आते हैं, 600 इंटू 2 फर्स्ट कॉल पे आते हैं, 600 इंटू 2 सेकेंड कॉल पे आते हैं। बट हेयर द कैलकुलेशन विल बी डिफरेंट, वाई, क्योंकि प्रो राटा है थोड़ा सा, प्रो राटा अलॉटमेंट। अब आपके पास कैटेगरी क्या थी, अगर मैं नॉर्मल भी ले लूं तो 500 वालों को नील, उनको कोई शेयर्स नहीं दिए तो इनकी मनी तो आपकी रिफंड हो गई। आप इतना सा भी कैलकुलेशन शो कर सकते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द टेबल। जैसे मैंने बोला कि टेबल आपको जरूरी है अगर कैटेगरी ज्यादा है, अगर एक आध कैटेगरी है जैसे ये है तो देयर इज नो नीड। तो आप वर्किंग नोट में ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे आप अप्लाइड लिख दो, यहाँ पे अलॉटेड लिख दो, सिंपल। जो रिमेनिंग बाकी 30 कितने शेयर्स बच के 4000 के लिए अप्लाई किया था ना, 3500, उनको कितने शेयर्स हमने दे दिए, 3000, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। तो जो 500 एक्सेस है वो किसमें एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। तो इसका
1500 रिफंड हो गया और इसका 1500 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, राइट? क्लियर? अब मेरी फर्स्ट एंट्री आ गई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नॉर्मल जो में चलती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपकी जर्नल एंट्री आ गई 4000 इंटू 3, 12,000. Second entry will be share application to share capital, to share allotment and to bank. शेयर एप्लीकेशन में चला गया 12,000, शेयर कैपिटल में 9,000, 3,000 इंटू 3, शेयर अलॉटमेंट में 1,500 एंड रिफंड बैंक में आपका चला गया 1,500. थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना जाएगा 9,000. Now here we have adjusted which money 1,500 towards allotment, and one shareholder failed to pay the allotment money. तो सिर्फ इस मनी के लिए हमारे कॉल्स इन अरियर्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज द पर्सन he was allotted 600 but obviously उसने अप्लाई तो ज्यादा किया होगा, और जब अप्लाई ज्यादा किया होगा तो उसकी कुछ मनी, कुछ पार्ट इस मनी में इंक्लूड है जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम 1200 को कॉल्स इन अरियर्स नहीं ले सकते हैं. Now here in this situation every time you have to prepare a working note. You have to prepare a working note. वर्किंग नोट इस सिचुएशन में जब प्रोरेटा हो और किसी ने स्पेशली अलॉटमेंट मनी पे नहीं की हो, उस केस में आपको दोनों शेयर्स होने चाहिए आपके पास, दैट इज द पर्सन्स अलॉटेड शेयर्स एज वेल एज अप्लाइड शेयर्स. नाउ हियर वी हैव गिवन अलॉटेड शेयर्स. अलॉटेड शेयर्स हैं 600. वी हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड कि उस पर्सन ने अप्लाई कितना किया था. दैट विल बी इक्वल टू, हमें इस कैटेगरी से कैलकुलेट करना पड़ेगा. allotted हमारे पास हैं अपॉन टोटल allotted ऑफ दैट कैटेगरी इनटू अप्लाइड. 600 अपॉन 3,000 इंटू 3,500. आप रेशियो भी निकाल सकते हो, 7:6 की रेशियो आप वैसे भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7, दैट कम्स आउट 700 शेयर्स. इट मीन्स कि उस पर्सन ने 700 के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमने उसको दिए थे 600. नाउ व्हाट विल बी द एक्सेस शेयर्स? 100 shares. 100 shares excess है. Excess money 100 into 3, 300. एप्लीकेशन मनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्सेस मनी निकालने के लिए. देन वी कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी ड्यू. उस पर्सन से हमें कितनी अलॉटमेंट मिलनी चाहिए थी, that will already be always with allotted shares. Please forget this 700 shares. Applied के साथ कभी भी entries नहीं आती हैं. Entries are always with the allotted shares. So allotment money due will be 600 into allotment money 1800, out of which 300 is already with us. तो calls in arrears आ गए 1500. So we won't take complete 1800 over here. Right? Is it clear? So जब भी कोई पर्सन अलॉटमेंट मनी पे नहीं करता प्रोरेटा में, क्योंकि अलॉटमेंट मनी तो प्रोरेटा में होती ही होती है एडजस्ट. फॉर एनी एडजस्टेड मनी यू हैव टू टेक दिस, you have to follow this procedure. You must have allotted and applied
आप अलॉटेड शेयर्स गिवन है, आपको अप्लाइड निकालना है उस पर्सन के, फिर आप एक्सेस शेयर्स निकाल लो, फिर एक्सेस मनी आपके पास आ जाएगी, फिर आप अलॉटमेंट ड्यू निकालोगे, कॉल्स इन एरियर्स आ जाएंगे. नाउ योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, टू शेयर फर्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट. अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा आपका, 9,000 माइनस 1,500, 7,500, कॉल्स इन एरियर्स में 1,500, बैंक में जाएगा 6,000. सिर्फ ये वर्किंग नोट उस मनी के लिए बनता है बेटा जिस मनी के लिए हमने जिस मनी को एडजस्ट किया है. अब बाकी की कॉल मनी वाली जो एंट्रीज हैं उसमें तो आपका सिंपल 600 इंटू 2, 600 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर्स आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब मैं करवा रही हूँ बेटा आपको forfeiture and reissue of forfeiture and reissue of shares. We have done calls in arrears. ठीक है. सो जब भी कोई शेयर होल्डर मनी पे नहीं करता है तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं. अगर वो फ्यूचर में पे कर देता है तो वेल एंड गुड. ठीक है. तो अगर बाद में अगर वो शेयर होल्डर लेट अस सपोज कॉल्स पे कर देता है तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स. बट अगर वो नहीं कर पाता है शेयर होल्डर, सो कंपनी हैज द राइट टू कैंसल द शेयर होल्डिंग. कंपनी हैज द राइट टू कैंसल शेयर होल्डिंग. उसके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है. दैट इज कॉल्ड forfeiture of shares. Forfeiture means cancellation of shares. Forfeiture is cancellation of shares, right? So the company has the right to cancel the shares. Now when the shares are cancelled, the money already received on that shares. मान लो किसी ने अलॉटमेंट पे नहीं की है तो उसकी एप्लीकेशन तो रिसीव्ड है, राइट? जहाँ किसी ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव की हुई है. सो मनी ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स इज नॉट रिफंडेड. उसे हम रिफंड नहीं करते हैं, उसे वापस नहीं की जाती है बिकॉज द डिफॉल्टर पर्सन इज द शेयर होल्डर. सो द मनी इज नॉट रिफंडेड. रेदर फॉर दिस मनी account a special one account is opened, shares forfeited account. So shares forfeited account is opened for this money. इस मनी को हम सेपरेट रख लेते हैं. The money already received, that is a shares forfeited account. So it is like a profit for us, right? Profit है ना हमारा. हमने इस मनी को एक स्पेशल अकाउंट में डिफरेंट अकाउंट में ओपन करके डाल देते हैं. That is called shares forfeited account. Now when the shares are cancelled, जब हमने शेयर्स को कैंसिल किया तो आपकी सारी एंट्री, जैसे बिल डिसऑनर होता है, राइट? व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड तो हम एंट्री रिवर्स कर देते हैं. इसी तरह जब आपने पहले उससे शेयर्स रिसीव, पहले वो शेयर होल्डर बन गया, अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा, दैट इज आपने जो पहले शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ था बुक्स में, अब आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा. तो ऑल द एंट्री विल बी रिवर्स्ड. सो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड क्योंकि आप ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर चुके हो. सो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा जब आप शेयर्स को कैंसिल करोगे. सिर्फ उन्हीं शेयर्स के लिए भी एंट्री पास होती है. कॉल्स इन एरियर्स आपने बुक्स में क्या किया हुआ था, देखो, जो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करने के बाद आप कैंसिल करते हो शेयर्स,
तो कॉल्स इन एरियर्स आपकी बुक्स में ऑलरेडी डेबिट हुआ था। अब हम उसको क्या करेंगे, बुक जर्नल एंट्री में कैंसिल करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट हो जाएगा। राइट। सो सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो आपकी जर्नल एंट्री 4 फीचर की क्या बन जाती है, शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर सॉरी टू कॉल्स इन एरियर्स। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स ओपन किया हुआ है, अगर हमने नहीं किया तो आप उस मनी का नाम लिख दोगे, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल, जहां जो भी मनी है, दैट डिपेंड्स। टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स कैपिटल में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कैंसल्ड इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप मतलब जितना अभी तक मंगवाया है, और हमेशा फेस वैल्यू। मान लो 10 रुपी का शेयर है, आपने अभी तक 8 ही मंगवाए हैं, सेकंड कॉल नहीं की है, तो आप यहाँ पे अगर 100 शेयर्स कैंसिल कर रहे हो तो 100 इंटू 8, दैट विल बी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल शोज फॉर फीचर में कि जितने शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो उनको आप नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्स इन एरियर्स जो आपने ऊपर डेबिट किया होगा वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, नहीं तो मनी नॉट रिसीव्ड, सिंपली मनी नॉट रिसीव्ड। आपने मनी नहीं रिसीव की, वो कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगी आपकी। फोरफिटेड अकाउंट में क्या जाएगा, मनी ऑलरेडी रिसीव्ड। जब आपने ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो मनी, उस पे वो आपका फोरफिटेड में चला जाएगा। राइट, सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर फोरफिचर ऑफ शेयर्स। आपने अब शेयर्स कैंसिल करते हैं। अब कंपनी हैज द राइट टू री इशू शेयर्स ऑल्सो, इन्हीं शेयर्स को वो दोबारा से री इशू भी कर सकती है। राइट, नाउ री इशू ऑफ शेयर्स इट कैन बी, reissue shares can be at premium or discount. जो रीइश्यूड है, ये शेयर्स को प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, पार पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। सो अगर ये शेयर्स प्रीमियम पे रीइश्यू है तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा, नॉर्मली हम जो करते हैं। पार पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डिस्काउंट पे अगर करते हैं शेयर रीइश्यू, तो इस डिस्काउंट को हम इस प्रॉफिट में से कवर अप करते हैं। डिस्काउंट का मतलब है लॉस, सो वी ट्राई टू कवर दिस लॉस फ्रॉम दिस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट के लिए हम किस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे, सॉरी, बिकॉज डेबिट ऑल लॉसेस। गॉट इट। सो डिस्काउंट पे अगर शेयर्स इशू किए हैं, डिस्काउंट पे अगर शेयर्स इशू किए हैं, री इशू किए हैं रेदर, तो री इशू के टाइम जो उन शेयर्स में हमें प्रॉफिट हुआ है, हम उस डिस्काउंट को, उस लॉस को उसी से कवर करेंगे। एंड रिमेंबर, दिस लॉस कैन नेवर बी मोर देन दिस प्रॉफिट। The loss can never be more than profit on cancellation. So the maximum loss अगर हम बोले maximum discount on reissue, maximum discount on reissue, it will be equal to the profit on cancellation or
amount in shares forfeited account. Amount in shares forfeited amount. तो कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि कैन दीज शेयर्स बी रीइश्यूड, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो किसी भी फॉर्म में ये चीज पूछी जा सकती है। तो रिमेंबर दैट डिस्काउंट कैन नेवर बी मोर देन द प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। इस फॉरफिटेड अकाउंट से ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। फाइन। So your journal entry on reissue will be, the journal entry on reissue will be बैंक अकाउंट डेबिट। ऑब्वियसली जब आप शेयर्स रीइश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा जिस मनी पे रीइश्यू किया है। अगर आप लॉस पे कर रहे हो तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो टू एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। So this is the journal entry for forfeiture. This is the journal entry for reissue. आफ्टर दैट अगर आपने अपने शेयर्स रीइश्यू कर दिए हैं तो जितना भी री इश्यू पे नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मीन्स कि आपने जहां यहाँ पे जितना प्रॉफिट था और जितना लॉस था वो दोनों माइनस करके नेट फिगर निकाल के जितना आपका नेट प्रॉफिट होगा हम उसे कैपिटलाइज करेंगे और आपको वो करना ही है। सो द फर्स्ट एंट्री अगर ये है फोरफिट कर दिया, सेकंड एंट्री अगर ये है रीइश्यू कर दिया, सो योर थर्ड एंट्री विल बी कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑन रीइश्यू। तो जो भी आपका शेयर्स फोरफिटेड का नेट बैलेंस बचेगा, शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये इम्प्लाइड है कि आपको ये एंट्री पास करनी ही करनी है। सो कैपिटल रिजर्व में आपका ये एंट्री क्या शो करती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। आप लास्ट में जितना आपका प्रॉफिट बचेगा उसको आप जनरल कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। सो फोरफिचर एंड रीइश्यू लॉन्ग क्वेश्चन का तो पार्ट है ही है, लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आता ही आता है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो। दैट इज सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया होगा और आपको ये 3 एंट्रीज कैलकुलेट करके 3 एंट्रीज पास करनी है। देख लो कोई डाउट है इसमें, अभी क्वेश्चन करें।